वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मैडिगो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है, फर्टिलाइजेशन है। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? ठीक है। फर्टिलाइजेशन होती क्या है? फर्टिलाइजेशन की जो बिल्कुल एक सिंपल सी और जो ऑथेंटिक डेफिनेशन जो बनती है वो ये है: फर्टिलाइजेशन बिगिंस विद द कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड oocyte and ends with the intermingling of maternal and paternal chromosomes at metaphase of first meiotic division of the zygote। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि फर्टिलाइजेशन with the contact of sperm and oocyte and ends with the intermingling of maternal and paternal chromosomes at मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है at metaphase of first mitotic division of the zygote। हम इस सारे प्रोसेस में ये भी देखेंगे कि जो ओवम है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एम्पूला तक। लेट मी ड्रा डायग्राम। फॉर एग्जांपल ये हमारा था, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। इस पॉइंट को कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है। अब होगा क्या? फॉर एग्जांपल जो सेल है ये oocyte है। ठीक है। ये इसका कोरोना रेडिएटा हो गया। ये होगी इनफंडिबुलम। और ये हो गया एम्पूला। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो ओवरी से जब बस्ट होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम, तो होता क्या है कि जो ये फिम्ब्रियाई है ना, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये फिम्ब्रियाई, ये स्वीपिंग स्टार्ट कर देते हैं ओवरीज के ऊपर। तो जहां पर फॉर एग्जांपल ये ओवरी है, ठीक है, और ये फिम्ब्रियाई है। ठीक है। अब होगा क्या कि ओवरी से रिलीज होना है ना ओवम ने, oocyte ने, होगा क्या कि यहाँ पर एक oocyte है। ठीक है। अब जहां पर इसको ये जो फिम्ब्रिया ये ऑल ओवर द ओवरी स्वीपिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। लेकिन जहां पर इसको ज्यादा एक बल्ज महसूस होगा, फॉर एग्जांपल एक
अब ये बल्ज नुमा बन जाएगा, ठीक है ना, बाहर निकला हुआ थोड़ा सा, ये वहां पर ज्यादा स्वीपिंग करेगा और स्वीपिंग करके क्या होगा कि ये बस्ट आउट हो जाएगा और जो ओसाइट है वो इनफंडिबुलम में आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपने एक बात याद रखनी है वो ये है कि जो ओवम है वो इमोटाइल होता है। इसके बरअक्स जो स्पर्म है वो हाईली मोटाइल होता है क्योंकि उसकी टेल होती है। ओके, अब जो ओवम है वो उसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक तो जाना है, तो कैसे जाएगा? तो वो यूट्राइन जो ट्यूब है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है उसकी वजह से वो मूवमेंट करेगा और ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं, वहां तक वो आएगा, ठीक है। दूसरी बात, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन द ओवम इज सेकेंडरी ओवम, ठीक है ना। सेकेंडरी ओवम होता है वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्पर्म टच करता है ओवम को, वो जो सेकेंडरी ओवम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डेफिनेटिव ओवम में, ठीक है, तो डेफिनेटिव ओवम। अब जो लाइफ है ओवम की वो है 24 आवर्स और लाइफ ऑफ स्पर्म है 48 टू मैनी डेज कह सकते हो आप, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, sperm are ejaculated in vagina about 200 to 500 million sperms are ejaculated for one ejaculation, okay? जो उसका फ्लूइड होता है उसमें 90% जो है वो फ्लूइड होता है, जो कि सीमन है ना, जो उसमें जो 90% होता है वो फ्लूइड होते हैं और बाकी रिमेनिंग 10% जो है वो स्पर्म काउंट होता है। अब होता क्या है, स्पर्म तो मोटाइल होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी जो मोटिलिटी है वो वजाइना में लो होती है। क्यों? क्योंकि वजाइना इटसेल्फ इज अ एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों होता है? क्योंकि बहुत से जो इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और उसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिनका ज़्यादा चांसेस होने के, उनसे प्रिवेंशन के लिए जो इन्वायरमेंट है वजाइना का वो एसिडिक होता है, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात लिख रहा हूँ, लो मोटिलिटी ऑफ, अब स्पर्म करेगा क्या? जो स्पर्म है वो जाहिर बात है उसको एसिडिक एनवायरनमेंट में लो मोटिलिटी है तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से जल्दी जंप कर कर यूट्रस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यूट्रस का जो है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट है, तो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में जो मोटिलिटी है वो हाई मोटिलिटी है स्पर्म की, ठीक है। अब जो स्पर्म है उसको अब एनर्जी तो चाहिए, एक ट्रैवल कर रहा है, एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जो स्पेसिफिक डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है,
अब उसको एनर्जी चाहिए, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो है, आप सबको पता है, उसकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि उसको एटीपी प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन उसको फर्दर एनर्जी चाहिए, एटीपी उसके लिए इनफ नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उसे एनर्जी प्रोवाइड करती है? तो सीमन हैज फ्रुक्टोज which provides energy to the sperm. ठीक है, अब आ जाओ। अब जो स्पर्म है, फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रा डायग्राम। ये हमारा ओ साइड जो भाई साहब बैठे हुए हैं स्कूल से, बहन साहब जो बैठी हुई हैं स्कूल से, ठीक है। और ये हमारा डायग्राम अच्छी नहीं बन रही मुझसे, ठीक है। ये हमारा यूट्रस है, इधर से भी एक यूट्राइन ट्यूब है क्योंकि हमें पता दो ओवरीज है। ये हमारा यूट्रस है और ये हमारा वजाइना है, ठीक है। अब होगा क्या, हमें एक इंटरनल ओस बनाना है और एक एक्सटर्नल ओस भी बनाना है, ठीक है। ये इंटरनल ओस हो गया और ये एक्सटर्नल ओस हो गया। अब होगा क्या, जो स्पर्म है वो यहाँ से बहुत क्विकली ट्रैवल कर जाएगा यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस में ट्रैवल करने के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी हाई, और जब ये इसमस तक पहुंचेगा, ठीक है, जब स्पर्म जो यूट्राइन ट्यूब है इसमस वहां पर जाकर स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर, फिर होगा क्या, जो oocyte है वो स्पेशल टाइप का जो केमिकल या हार्मोन हम कह सकते हैं वो रिलीज करेगा, जिसको हम कहते हैं कीमो अट्रैक्टेंट। टू अट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये उसने जो है एक कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज किया है oocyte ने, और फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि उसकी जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो और इंक्रीज हो जाएगी, और वो जो स्पर्म है वो जल्दी से कैविटी यूट्राइन ट्यूब में एंटर होगा और फिर oocyte के साथ जाकर इंटरमिंगल हो जाएगा। अब जो फास्टेस्ट टाइम है टू रीच oocyte वो है 5 मिनट्स। ये जो फर्स्ट स्पर्म रीच करता है एट द फर्टिलाइजेशन साइट उसका जो टाइम है 5 मिनट्स है, लेकिन आल अगर हम बात करें आल की तो उसके लिए फॉर फर्स्ट स्पर्म फॉर ऑल उनके लिए 45 मिनट्स, ठीक है। अब होता गया है बिफोर फर्टिलाइजेशन, यहाँ कहीं इस एरिया में होता क्या है, दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जो पहला प्रोसेस होता है वो कैपेसिटेशन होता है,
कैपेसिटेशन है क्या? ये स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन है स्पर्म की विद इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसको तकरीबन 7 घंटे लगते हैं, ठीक है। एट द हेड ऑफ स्पर्म होता क्या है? ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है जो कि लाजमी है। अगर ये ना हो तो स्पर्म कभी भी oocyte के साथ इंटरमिंगल नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि जो स्पर्म का हेड है, कि किस तरह मैं डरा करूं। अब ये जो हेड है, इधर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो सेल मेम्ब्रेन होगी इनर साइड पे और एक्रोसोमल लेयर होगी। फॉर एग्जांपल में लेट मी ट्राई, ये जो है ग्रीन में ये सेल मेम्ब्रेन हम कंसीडर करते हैं, और एक्सोसोमल मेम्ब्रेन जो ये रेड में है, ये एक्रोसोमल लेयर आपको नजर आ रही है। अब होता क्या है, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हुए होते हैं हेड के ऊपर। इन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ये जो हेड है, sperm has to wash it before it is greeted by the ovum। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हेड वॉश प्रोसेस है टू रिमूव ग्लाइकोप्रोटीन्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। इसका मेन पॉइंट क्या है? इसका मेन पॉइंट ये है कि ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म कैन पास थ्रू कोरोना रेडिएटा। तो इससे एक बात ये जाहिर हुई कि जो स्पर्म कैपेसिटेटेड होंगे सिर्फ वही oocyte को इंटरमिंग या टच कर सकेंगे, या हम सीधे वर्डों में कि वो कोरोना रेडिएटा को पास कर देंगे। ये था हमारा पहला। अब दूसरा जो है वो है एक्रोसोमल रिएक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें होता है कि जब स्पर्म टच करता है ज़ूना प्लेसूडा को, द रिएक्शन अकर्स। कौन सा? जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज एट सम पॉइंट एंड क्रिएट्स होल्स, एंड स्पर्म releases some digestive enzyme to digest zuna plasuda। क्या करता है कि जो स्पर्म का हेड है वो जूना प्लेसूडा को जब टच करता है तो एक रिएक्शन होता है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के दरमियान और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte के दरमियान। तो ये किसी कहीं कहीं पॉइंट पर फ्यूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रा डायग्राम। ये है हमारा oocyte। अब जो स्पर्म है, एक कैपेसिटेटेड स्पर्म है, ठीक है। अब होगा क्या कि इसका जो एक्रोसोमल हेड है वो फ्यूज हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो, इस तरह हो जाएगा। होगा क्या कि ये कुछ केमिकल, कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो कि जूना प्लेसूडा को डाइजेस्ट करेंगे। ये हमारी जूना प्लेसूडा। वो एंजाइम कौन कौन से हैं? उनमें तो एक तो एक्रोमाइसिन है, एक्रोजीन, ठीक है, ट्रिप्सन लाइक सब्सटेंसेस है। उसके बाद
hyaluronidases है, ठीक है। अब हो गया क्या, जब sperm attach to the zona pellucida, the zona pellucida become impermeable to the remaining sperm, ठीक है। जब sperm zona pellucida को टच करता है तो एक लाइसोसोमल एंजाइम होता है इन ओवम, जो के सरफेस ज़ोना पेलुसिड सेल की सरफेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो क्या करता है कि बाकी स्पर्म के लिए इम्परमिएबल कर देता है उस मेम्ब्रेन को, ठीक है। When sperm touches ज़ोना पेलुसिडा, then ज़ोना पेलुसिडा become impermeable to remaining sperms, ठीक है। अगली बात, एक नेचर का, एक कुदरत का आप कह सकते हो एक करिश्मा है कि जो ह्यूमन oocyte है उसे सिर्फ ह्यूमन स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकेगा। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी और की बात करते हैं, कोई और स्पर्म कैटेगरी की बात करते हैं, किसी एनिमल से रिलेटेड, तो ये साइंटिफिक स्टडी ने शो किया है कि ओनली ह्यूमन स्पर्म जो है वो ह्यूमन oocyte को टच करेगा या उसके साथ इंटरमिंगल होकर एक ज़ायगोट बनाएगा या फर्टिलाइजेशन होगी। अदर देन ह्यूमन स्पर्म इट इज नॉट हैपन्स, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि जो ओवम की सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ, उनको हम कहते हैं इंटेग्रेंट्स। अब इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि एक मरतबा जब स्पर्म ने ज़ोना पेलुसिडा को टच कर दिया है तो ये जो इंटेग्रेंट्स हैं ये जो है स्पर्म को होल्ड करके रखते हैं ताकि वो भाग ना जाए, ठीक है ना। तो इंटेग्रेंट्स का मतलब ये, इंटेग्रेंट्स जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस जो है वो एट द सरफेस ऑफ स्पर्म आर disintegrants so that once the sperm attach or touch the ovum they hold each other, ठीक है। अब what happens to ovum when sperm touches, जो मेन बातें आपने याद रखनी है वो पहली बात जो मैं कि अपनी पिछली वीडियो में करता आ रहा हूँ, ठीक है ना, कंप्लीशन ऑफ, देखें स्पर्म के टच करने से पहले वो सेकंड म्योटिक डिवीजन में तो है लेकिन मेटाफेज पे अरेस्टेड है। कंप्लीशन कब होगी, जब मैजिकल टच ऑफ द स्पर्म होगा, कंप्लीशन ऑफ सेकंड म्योटिक डिवीजन, ठीक है। दूसरा, cortical reaction of ज़ोना पेलुसिडा occur become then that's why ज़ोना पेलुसिडा become impermeable to remaining sperm, ठीक है ना। ज़ोना पेलुसिडा become impermeable to the remaining sperms। थर्ड बात जो है, ओवम बिकम मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, क्योंकि अब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है और जो मैटरनल जेनेटिक मटेरियल है उसे इंटरमिंगल होना है, तो ओवम जो है बिकम मोर मेटाबॉलिकली
मेटाबॉलिकली एक्टिव। और साइटोप्लाज्म, जो ओवम का साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो टेल होती है वो स्पर्म की जो स्पर्म की टेल होती है वो डिजेनरेट हो जाती है। उसके बाद फ्यूजन होती है ओवम की, जेनेटिक मटेरियल एंड स्पर्म जेनेटिक मटेरियल की फ्यूजन होती है। स्पर्म न्यूक्लियस एंड ओवम न्यूक्लियस बिकम एक्टिवेटेड एंड डुप्लीकेटेड देयर जेनेटिक मटेरियल। ये कब होता है? बिफोर फ्यूजन। फ्यूजन होने से पहले जो मैटरनल और पैटर्नल जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिफोर फ्यूजन मैटरनल एंड पैटर्नल जेनेटिक मटेरियल duplicated their genetic material। फिर उसके बाद जब डुप्लीकेट हो जाते हैं फिर उनके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है एप्लीकेशन, वो क्या कहते हैं, उसके बाद जो फ्यूजन होती है। फॉर एग्जांपल ये है मैटरनल, ये है पैटर्नल। होगा क्या, ये अपने आप को डुप्लीकेट कर देंगे। अभी अनडुप्लीकेटेड है, इनमें 1n है और 1n है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है? 1n है। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो है, सॉरी मैंने इनको कंबाइन कर दिया है, इंटरमिंगलिंग थोड़े हो रहे हैं अभी। ठीक है, ये था पैटर्नल और ये था मैटरनल। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर 1 ही है दोनों में, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गई है। तो ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको समझ आ गई होगी। और एक और बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि once the ovum is fertilized that it never go for apoptosis or programmed cell death। ठीक है, once the ovum is fertilized that it never go for apoptosis or program that cell। ठीक है ना, तो ये थी आज की वीडियो। हो कि आपको समझ आ चुकी होगी। फर्टिलाइजेशन एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सादा सादा वर्जन में मैंने बताया आपको कि फर्टिलाइजेशन होती क्या है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम एम्ब्रियोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो में हम वीक जो फर्दर डेवलपमेंट होती है, जो जाइगोट बनता है, उसकी हम फर्दर जो है आगे सेकंड वीक स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड वीक और थर्ड वीक इस तरह से हम करके अपनी वीडियोस को कवर करेंगे। एक और बात, जो जाइगोट है, जो जाइगोट बनता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर होता है। उसके बाद जो होता है उसकी माइटोटिक यूनियन होती है, तो वो 2 से 4 होता है, 4 से फिर 8 होता है, इस तरह कन्वर्ट होता है तो एक ब्लास्टोमर सा बन जाता है, तो जो इम्प्लांट होता है यूट्रस में जाके। तो जो जाइगोट है वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमेशा दुआओं में याद रखें मुझे भी, दूसरों को भी, क्योंकि दुआएं वो चीज़ हैं जो कि किसी के लिए बेहतरीन तोहफा है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।